हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। मैं आ गया हूँ आपके लिए फिजिक्स के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर, मींस ग्रेविटेशन के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर, ठीक है ना, मॉड्यूल 2। अभी तक बेटा हम लोगों ने ग्रेविटेशन लॉ के बारे में पढ़ लिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, हम उसके बारे में पढ़ चुके थे। आइए अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे मॉड्यूल में हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे बेटा आगे यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की यूनिट क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। चलिए हम एक काम करते हैं, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालते हैं, ड्राइव करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास में क्या होता है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां हमें पता था कि ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब आप खुद देखिए, अगर मैं यहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको बता दिया था कि ये जो जी होता है, ये जी क्या होता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के हटने के बाद आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं। अब ये गुरुत्वीय स्थिरांक हो गया, या इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल लो। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हो गया। अब इसकी ऐसा यूनिट बनती कैसे, देखिए आप लोगों ने लिखा यहां पर F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जी को यहां छोड़ते हैं क्योंकि हमें जी की यूनिट निकालनी है, तो हम सब चीजों को इधर ले जाते हैं। तो हम F को लेकर इधर, इनटू में आर स्क्वायर जो था वो आ गया, जी इस तरफ अकेला रह चुका है, और अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक रूल्स हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट में था ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, m1 m2 डिवाइड में हो गया। अगर आप देखेंगे तो फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापते हैं, इनटू में आर स्क्वायर, रेडियस इज डिस्टेंस, और लेंथ जिसको बोलेंगे, और लेंथ को हम इन टर्म्स ऑफ मीटर नापेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे हम लोग, मास वन का मतलब, मास वन को भी किलोग्राम में नापते हैं और मास टू को भी हम किलोग्राम में नापते हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग देखेंगे तो जी की यूनिट क्या निकल कर आएगी, जी को किसमें नापेंगे बेटा, हम लोग नापेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर में। क्या सर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, कोई और दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 आ जाएगा, ठीक है। इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये क्या हो गई, यूनिट हो गई। किसकी यूनिट हो गई, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। इतना घुमा के क्यों ले गया पता नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास में गुरुत्वीय स्थिरांक की क्या आ गई, एक यूनिट आ गई, निकल गई। यानी जिस तरह से आप एसआई यूनिट्स में किसी भी चीज को नापते हो, फोर्स को आपने न्यूटन में नापा, लंबाई को आपने, लेंथ को आपने मीटर में नापा, टाइम को आपने सेकंड में नापा, किसी टेम्परेचर को आपने डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में नापा, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या होता है हमारे पास में, यहां पर ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वैल्यू इसकी हम आपको बताने जाएंगे, उससे पहले आपको हमने इसकी यूनिट को ड्राइव करके बता दिया। क्या डेरिवेशन निकला बेटा, डेरिवेशन निकला कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको मेजर किया जाता है, नापा जाता है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। बाय नहीं लगाना है तो kg-2 आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। सर मीटर का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहां रेडियस क्या था। अब जब मैंने इस फॉर्मूले को, जो मेरे पास था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अकेला छोड़ा, बाकी सब चीजों को मैं यहां लेकर आया। जब मैं लेकर आया तो आर जो नीचे था वो मेरा ऊपर पहुंच गया, मल्टीप्लाई में आ गया, डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक रूल्स, और फिर क्या हुआ, जो मल्टीप्लीकेशन वाला था वो डिवीजन में आ गया एफ के साथ में। अब ऐसे केसेस में क्या हुआ, एफ को हम नापते हैं इन टर्म्स ऑफ एन, एन स्टैंड फॉर न्यूटन, इनटू का इनटू रहा, आर स्टैंड फॉर रेडियस था बिटवीन द रेडियस बोल रहा हूं, डिस्टेंस था बिटवीन द सेंटर ऑफ टू हेवनली बॉडीज। हेवनली भी क्यों लगा रहा हूं, टू एनी बॉडीज,
उन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस था हम उसको क्या बोलते हैं, आर से यहाँ इंडिकेट कर दिया था। अब फॉर्मूले में आर स्क्वायर था तो सिंगल आर को हम किससे नापते हैं, मीटर में, तो आर स्क्वायर को किस में नापेंगे, मीटर स्क्वायर में। फिर नीचे आए m1 का किलोग्राम, m2 का किलोग्राम, तो मिलाकर क्या हुआ, किलोग्राम स्क्वायर हो गया। इन शॉर्ट हमारी यूनिट ये हो गई। चलिए बेटा, यूनिट हमें समझ में आई। अब यूनिट को समझने के बाद में आगे देखते हैं, फटाफट से फास्ट ट्रैक मोड पे अपनी स्लाइड्स को आगे कर देता हूं। देखिए अब ये यही करने वाले हैं। यूनिट्स फॉर जी इज फोर्सेस, न्यूटन आया, फोर्स का न्यूटन आया निकल के, डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा या डिस्टेंस जो रहेगा उसकी यूनिट क्या रहेगी, एम स्क्वायर रहेगी। आगे आएंगे मास, अब मास की किलोग्राम्स होती है तो के जी स्क्वायर आ जाएगा। इन शॉर्ट आ गया आपके पास में जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। सीजीएस में जब नापते हैं इसको, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में जब नापेंगे, तो मैं आपको बता दूं सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में नापने से पहले जो न्यूटन होता है, एक न्यूटन जो होता है वो छोटी यूनिट में होता है 1 लाख डाइन के बराबर। डाइन छोटी यूनिट हो गई, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं 10 की डिग्री 5 डाइन भी बोल दिया करते हैं। ठीक है, अगर मैं मीटर की बात करूंगा, लेंथ जो है, जो लेंथ जो होती है जिसको हम किस में नापते थे, मीटर में, तो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और जो मैं मास की बात करूंगा, ये फोर्स की बात हो रही थी, यहाँ पर फोर्स में न्यूटन था, तो यहाँ मास में जो 1 kg होगा वो 1 kg किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के बराबर होगा। अब इसको इंटरचेंज कर देंगे, न्यूटन की जगह क्या आएगा, डाइन आएगा, इनटू में डाइन के बाद में क्या आएगा, या मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बाय किलोग्राम की जगह क्या आएगा, ग्राम स्क्वायर आएगा। आएगा नहीं आएगा। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है। स्लाइड भी आपको यही सब चीजें बताएगी बेटा। देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, आगे सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट ऑफ किलोग्राम इज, वो मास इज किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा, ग्राम स्क्वायर। तो इन शॉर्ट आपके पास में ये आ गया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ग्राम स्क्वायर। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो गुरुत्व का सार्वत्रिक नियम है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व का सार्वत्रिक नियम। ये गुरुत्व का सार्वत्रिक नियम क्या होता है उसको तो हमें पता ही है कि वो एफ इक्वल टू, सर आपने बोल दिया था m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें जी भी लगता ही लगता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगता ही लगता है। ये हो गया था सार्वत्रिक नियम। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग बेटा। इस नियम की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। इसी नियम की वजह से हम जानने के बाद हम ये समझ पाए कि वो फोर्स कौन सी है जो हमें अर्थ से बाइंड करती है और किस रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू आउट बाइंड करती है। हम अर्थ के साथ में पृथ्वी की सतह के साथ चिपके रहते हैं। जो मेरा क्वेश्चन था आपके पास, उसका आंसर हाँ, हम ऐसे ही हैं। अगर ग्लोब पे इंडिया यहां पर है तो हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहते हैं। हमारे घर भी ऐसे ही होते हैं। अगर माउंटेन्स है तो वो भी ऐसे ही हैं। क्यों नहीं गिरते, एक बॉडी जिसका मास m1 है, एक बॉडी 2 जिसका मास m2 है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रही है ड्यू, और वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, काउंट या कैलकुलेट की जा सकती है। आगे आते हैं, और ये क्या एक्सप्लेन करता है हमें, जो हम गिर रहे थे यही रीजन था, द मैन इज रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे उछलकर नीचे ही आना होता है, इट्स अ ग्रेविटी दैट मेक्स लॉन्ग जंप सो डिफिकल्ट। आगे द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अगर मून पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है
तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ पृथ्वी ने मून के साथ में एक फोर्स नहीं अट्रैक्शन अप्लाई किया हुआ, मून ने भी किया हुआ है। तो इस स्टडी को भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आने के बाद में आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं, यह हमारा मून पृथ्वी के चारों तरफ जो घूम रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर फोर्स दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे पर लगा रही है, मून अर्थ पर और अर्थ मून पर। देखिए, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। चलिए, द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, जितने भी ग्रह ये सन के सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, जितने भी ग्रह किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। पता है ना हमें, अपने डेफिनेट जो पाथ्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उनके अंदर में कौन, ये प्लैनेट सारे के सारे जो सूरज के चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है ना, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, जो ये सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगी जो अप्लाई हो रही होगी। उसको भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं, और क्या चीज़ें हमारे पास हैं। द प्लैनेट रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों रोटेशन भी और रेवोल्यूशन भी। द टाइड्स ऑफ द सी ड्यू टू द मून एंड द सन, ये क्या होता है कि जो ज्वार भाटा जो आता है, सी टाइड्स जो आती है, ये भी किसकी वजह से आ रहा है, ये भी किसकी वजह से आ रहा है, अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां भी लग रहा है। मून और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता रहता है, जिसकी वजह से ये सब चीजें होती रहती है, हैपन होता रहता है। चलिए, द टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। आगे द टाइड्स वाला भी सीन आपके पास में समझ में आया आपको, तो इस तरह से आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई। एक सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो सेंटर से अप्लाई होती है, और जो सेंटर से कांस्टेंट फोर्स जब कभी भी किसी बॉडी पे अप्लाई होती है, तो उस बॉडी के लिए जो मोशन का जो रास्ता है, मोशन का जो पाथ है, वो सर्कुलेटरी हो जाता है, गोल गोल हो जाता है। आपने देखा ना, लंगड़ को आपने पकड़ा सेंटर से, लंगड़ का मतलब एक पत्थर को बांध दिया आपने, एक स्टोन को आपने किसी भी एक पेबल या स्टोन बोल लो, पेबल बोल लो, ठीक है ना, पत्थर के टुकड़े को आपने क्या किया, थ्रेड से टाई किया, और टाई करने के बाद में आपने उसका लंगड़ बना के, लोकल लैंग्वेज में लंगड़ बोलेंगे उसे, और आपने घुमाया। जब आप उसे सेंटर से घुमा रहे होते हो, एक फोर्स लगा रहे होते हो, तो आप क्या देखते हो कि कांस्टेंट उस पत्थर पे कांस्टेंट एक फोर्स जारी होती है, जो उसको एक सर्कुलेटरी पाथ के अंदर लेकर जाती है। तो सेंटर अप्लाइंग फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द सेंटर सेइंग और द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। आगे केंद्र से लगती है अर्थ, और अर्थ ने क्या किया, यहां पर मून को अपने चारों तरफ घुमा रही है, तो किसकी वजह से, सर्कुलर ऑर्बिट में किसकी वजह से घूम रहा है, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। आगे आते हैं, आगे देखिए, ये सेंटर से लग रही है फोर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है नहीं है। आगे आते हैं, ये भी हमें पता है, जो अभी ये पीछे अगर हम लोग देखें तो यहां पर बताया गया, सेंटर से एक फोर्स अप्लाई हो रही थी और ऐसे लग रही होती है। आप कभी ना प्रैक्टिकली करके देखना, आप ना लंगड़ को पहले तो घुमाते रहना, तो वो गोल गोल घूमता रहेगा, फिर उसको छोड़ देना, आप देखोगे टेंजेंशियली चला जाएगा। टेंजेंशियली शब्द यूज हुआ, टेंजेंशियली। बेटा जब कभी भी किसी बॉडी के साथ 90 डिग्री के एंगल पे ये जो बनता है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। इस पाथ को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और इस टेंजेंट 90 डिग्री के साथ जो बनता है, सेंटर जो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, ये वाला, ये 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री का जो पाथ है, इसको क्या बोलेंगे, ये टेंजेंट पाथ बोल दिया। और अगर आप कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई किसी भी बॉडी को छोड़ देते हो, उसको फोर्स से फ्री करते हो, तो वो कहां जाएगा, वो मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, टेंजेंशियली मूव करेगा, 90 डिग्री के एंगल पर मूव करेगा। चलिए, आपको ये भी समझ में आया, ये भी ऑब्जर्वेशन बेटा आपको समझ में आया। उम्मीद है आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, और आप हमें फीडबैक में बताते रहेंगे। आगे आइए बेटा, आगे देखते हैं। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन टेंजेंट हो गई 90 डिग्री पे। आगे यहां पर ये जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सोलर सिस्टम के अंदर में, मैंने अभी अभी आपको बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से लग रही हैं। सन ने क्या किया हुआ है, सभी के साथ में एक सेंटर अट्रैक्टिव फोर्स डाली हुई है, जिसकी वजह से ये क्या है, सारे के सारे घूम रहे हैं चारों तरफ। बॉडी M1 बॉडी M2 दोनों के बीच में फोर्स लगेगी,
दोनों के सेंटर्स के बीच का एक डिस्टेंस होगा जिसको आर बोला जाएगा, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इक्वल्स टू m1m2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें जी हमेशा आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इक्वल टू साइन लगाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता ही आता है। ठीक है, जिसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आइए बेटा आगे देखते हैं। सोलर सिस्टम में भी वही हुआ जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया। आगे अब हमारे पास में नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा 3 मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप पढ़ें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट को ड्राइव करें, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में ध्यान रखें। ठीक है ना। और मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में जो भी दिक्कतें आई हैं, वैसे हम कोशिश ये करते हैं कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, पर फिर भी क्वेश्चनरीज अगर अराइज होती है तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।